चैनल में आपका स्वागत है और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 जिसके बेटा हमारे पास क्वेश्चन 2 शेष रह गए थे। ठीक है, और जिसमें हमने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम जो है इसके आगे के 2 शेष क्वेश्चन हमारे पास रह गए, हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। जिसमें क्वेश्चन जो हमने लिया है यहाँ पर देखो, मैसूर और बेंगलोर के बीच की 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी, ठीक है, सुपर फास्ट ट्रेन जिसके बारे में बोल रहा है, सवारी गाड़ी से यानी पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है, यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर पर आवर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो बेटा मैंने पिछले वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको इस प्रकार के प्रश्नों की एक ट्रिक बताई थी आपको, जिसमें समय समीकरण बनाकर जो है आप समय अंतराल के जरिए बिल्कुल आसान तरीके से आप समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या दिया है। सबसे पहले तो हमको दिया है कि 2 स्टेशन के बीच की दूरी हमको दे दिया 132 किलोमीटर, यानी 2 ट्रेनें हमारे पास चल रही है बेटा। एक तो ट्रेन है हमारे पास में एक्सप्रेस रेलगाड़ी, ठीक है, और दूसरी है सवारी गाड़ी। ठीक है, और यहाँ पर देखो दिया क्या है, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, यहीं से आपका जो है वो स्टार्ट होगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यहाँ बोलता है कि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल पे निर्भर करती है, यानी जब तक हम सवारी गाड़ी की औसत चाल प्राप्त नहीं करेंगे तो तब तक हमको एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, सवारी गाड़ी की औसत चाल हमें मालूम नहीं है तो हम यहाँ सबसे पहले उसको x मान लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल क्या मान लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ऐसा हम यहाँ मान लेंगे। ठीक है, और फिर प्रश्नानुसार एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ठीक है, वो 11 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से चल रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कितनी है, x प्लस ये 11 किलोमीटर अधिक है, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड 11 किलोमीटर प्रति घंटे के आधार से ज़्यादा चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जैसा हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था, जब हमको दोनों चालें मालूम हो गई है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समय प्राप्त कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो समय क्या होगा, देखो यहाँ पर सवारी गाड़ी, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं लेकर जाऊँगा आपको। ठीक है, बिल्कुल काम की लाइनें हम यहाँ लिखेंगे, सवारी गाड़ी द्वारा लगा समय। ठीक है, तो बेटा समय बराबर से क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है दूरी बटा चाल, इस तरीके से। तो दूरी कितनी है, 132 किलोमीटर, और चाल कितनी है यहाँ पर सवारी गाड़ी में लगा समय निकालने के लिए चाल क्या है, तो चाल है बेटा यहाँ पर x, तो यहाँ आ जाएगा घंटे, इस तरीके से। ठीक है, इसी प्रकार से फिर हम लेंगे क्या,
एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लगा समय, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितने, ये भी इतनी ही दूरी तय कर रहा है और इसकी चाल क्या है, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ आ जाएगा घंटे, इस तरीके से, ठीक है। पिछले वीडियो में जो है हमने इस पर विस्तार से बात की थी और उसमें हमने निकाला था। यहाँ पर देखो, अब जो है समय समीकरण हमको यहाँ पर बनाना है बेटा। तो हम यहाँ लिखेंगे शर्त अनुसार या प्रश्नानुसार, इस तरीके से। क्या होगा अब यहाँ पर देखो, अब हमने ये देखा है कि दो स्टेशन के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है, ये तो हमको पता था, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, क्योंकि बेटा उसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। जिसकी स्पीड ज़्यादा है तो उसका समय कम रहेगा, ये बात आपको याद रखना है। जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसका समय कम रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये छोटा समय है और ये बड़ा समय है। बड़े समय में से छोटा समय घटाएंगे तो 1 घंटे का क्या मिलेगा, अंतर प्राप्त होगा, समय अंतराल प्राप्त होगा, ये 1 घंटा, ठीक है। और इसके अलावा मैंने एक ट्रिक और बताई थी आपको, जिसका हर बड़ा, ऐसे प्रश्नों में जिसका हर बड़ा वो भिन्न छोटा हो जाएगा, तो ये मान छोटा हो गया। और जिसका हर छोटा है उसका भिन्न बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कब संभव है, जब दोनों में अंश बराबर हो, तब आप ये कल्पना कर सकते हैं। और बेटा आप तर्क से भी ये कल्पना कर सकते हो। यहाँ पर क्या कल्पना कर सकते हैं आप, यहाँ पर क्या कल्पना कर सकते हैं, जो 1 घंटा कम समय ले रहा है, तो 1 घंटा कम समय कौन ले रहा है, एक्सप्रेस गाड़ी, एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है वो कम समय ले रही है ना। तो कम समय अगर वो ले रही है, पहुंचने में अगर वो कम समय लेती है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो स्पीड है वो अधिक है, ठीक है। तो जिसकी स्पीड अधिक है, जिसकी चाल अधिक है, देखो यहाँ पर इसकी चाल अधिक है, तो ये कम समय लेगी, तो ये छोटा समय हो गया। इसकी चाल कैसी है, कम है, तो ये कम स्पीड रहेगी इसकी, ये लेट पहुँचेगी, यानी ये ज़्यादा समय लेगी, तो ये समय ज़्यादा हुआ और ये समय कम हुआ, ठीक है। तो हम करते क्या है, इसमें अधिक समय में से कम समय को घटा कर लिखते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे 132 बटा x माइनस 132 बटा x प्लस 11, ऐसा करके। और समय अंतराल कितने का है, 1 घंटे का है। तो बेटा ये इस तरीके से बहुत आसानी से प्राप्त हो सकता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर फिर से एक बार और, है ना, हमें जैसे तर्क से भी मैंने बता दिया आपको कि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती, तो ये तो बेटा खुद स्वयं बोल रहा है, ठीक है, कि एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा तय किया गया समय कम है, तो ये समय क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लगा समय, ये समय कम है। आपको करना क्या है, अधिक समय में से कम समय को आपको घटाना है, और दोनों का जो अंतराल है ये आपको हमेशा दिया रहेगा। 1 घंटा कम समय, 1 घंटा अधिक समय, 2 घंटा अधिक समय, 2 घंटा कम समय, ये ऐसे प्रश्नों में ये दिया रहेगा। तो आप इस तरीके से ये प्रश्न प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही आसान और सरल है ना। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। बोला यूट्यूब पर जो है ये मेरे विचार से ये ट्रिक जो है वो सबसे पहले मैं ही रख रहा हूँ। तो ये प्रश्न जो है बच्चे अक्सर इसको याद करते थे, अब आप इसको बनाना शुरू करेंगे, ठीक है बेटा। तो देखो अब कैलकुलेशन इसका क्या कर सकते हैं हम, इसमें 132 को जो है वो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ 132 बाहर निकल गया, तो यहाँ बचेगा बेटा 1/x माइनस 1/x प्लस 11 और बराबर से आ जाएगा 1। 132 को बटे में पहुँचा देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो 132 को जब हम बटे में पहुँचाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा, देखो इसका इसमें मैं तीर्य गुणा भी कर देता हूँ। तो यहाँ तीर्य गुणा करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 11 माइनस
यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स, एक का एक्स के साथ होगा, और नीचे जो है दोनों हरों का गुणा कर देंगे बेटा हम, तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 11, एक्स इंटू एक्स प्लस 11, और 132 जो है वो बटे में चले जाएगा, तो बराबर से हो गया कितना 132। इस तरीके से एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच गया 11, नीचे गुणा करते तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x, और बराबर से हो जाएगा बेटा 132। इस तरीके से, ठीक है। इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं हम यहाँ पर, पहले चर राशियों का, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ठीक है। और 132 का बेटा गुणा हो जाएगा किसमें 11 में, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 132 गुणा 11, 132 का 11 में गुणा करते तो 132 एकम 132 एकम, तो 2 3 और 2 5, 3 और 1 4 और 1 का 1, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर से 1452। अंदर पक्षांतर कर लेते हैं बेटा हम, यहाँ पर जो है 1452 का हम क्या कर लेंगे, अंदर पक्षांतर कर लेंगे, तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 11x और 1452 अंदर लाया तो ये हो जाएगा माइनस 1452 बराबर से 0, ठीक है। मैच कर लेते हैं इसको, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू हो जाएगी 11 और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1452, ठीक है। सूत्र विधि लेते हैं बेटा, यहाँ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस और रूट में हो जाएगा कितना बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में आ जाएगा कितना ट्वाइस a, इस तरीके से, ठीक है। x बराबर से माइनस बी पर रखते 11 तो कितना हो जाएगा माइनस 11 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर यानी कितना आ गया 11 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान आ जाएगा 1 और सी का मान आ जाएगा माइनस 1452, इस तरीके से, और अपॉन में आ जाएगा ट्वाइस ए, 2 इंटू 1, एक्स इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस 11 का वर्ग कितना होता है बेटा 121, 2 बार माइनस है, प्लस कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। 4 एकम 4, 4 से डिवाइड 4 से गुणा कर देते, 4 दूना 8, ठीक है। 4 पंचे 20 का 0 2 और 14 चौक 56 और 2 58, इस तरीके से, और नीचे हो जाएगा 2 1 जा 2, ठीक है। जोड़ देते इसमें, जोड़ने पर हो जाएगा माइनस 11 प्लस माइनस, ठीक है। तो 8 और 1 9 हो जाएगा बेटा, 2 का 2 हो जाएगा, इस तरीके से 8 और 1 फिर 9 हो जाएगा, और 5 का 5 और बटे में आ गया 2, ठीक है। इसका रूट हमको निकालना पड़ेगा यहाँ प्लस माइनस, तो 59 और 29, ठीक है। तो वर्गमूल कितना होता है इसका 77 और बटे हो जाएगा 2, ठीक है। अब एक बार जो है वो हम यहाँ प्लस ले लेंगे पॉजिटिव लेने पर, ठीक है। तो पॉजिटिव लेने पर हो जाएगा बेटा x बराबर से माइनस 11 प्लस 77 और बटे आ गया 2, ठीक है। हल कर लेते, 7 में से 1 गया 6, 7 में से 1 गया 6 और बटे 2, 2 से भाग कटता है इसका, तो कितना हो जाएगा 2 3 6, 2 3 6, इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद में जो है वो आप नेगेटिव चिन्ह ले लेंगे यहाँ पर, तो x बराबर से माइनस 11 माइनस 77 और अपॉन में 2, ठीक है। समान चिन्ह है, बड़ी वाली राशि के चिन्ह माइनस 7 और 1 8, 7 और 1 8, तो यहाँ आ जाएगा 88/2, तो ये आ गया बेटा माइनस 44। तो ये ऋणात्मक मूल है, इसको लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। क्या लेंगे आप x बराबर से 33 लेने पर 33 ले लेंगे। तो अब यहाँ पर जो है बेटा हमने जो माना था, क्या माना था, सवारी गाड़ी की औसत चाल, ठीक है। तो गाड़ी की औसत चाल हमने क्या मानी थी x, तो ये आ जाएगी बेटा 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्सप्रेस गाड़ी की जो चाल थी वो इससे 11 किलोमीटर अधिक थी। एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल, ठीक है। तो यहाँ थी बेटा x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 33 में 11 जोड़ देंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा।
तो बेटा अगला क्वेश्चन हमने लिया है जो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है 4.3 का। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, बहुत इजी और बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ देख रहे हैं हम कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। ठीक है, तो वर्ग क्या होता है बेटा, यहाँ हम पहले समझ लेते हैं। देखो हमारे पास इस तरीके से दो वर्ग है। ठीक है, और इन वर्गों के परिमापों का हमको अंतर भी दिया है। ठीक है, ये वर्ग 1 और ये वर्ग 2 इस तरीके से। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ कंडीशन ऐसी दी है हमको कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो बेटा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल हमने पढ़ा है क्या होता है, भुजा का वर्ग। ठीक है, अब हमको दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिखाना है तो बेटा दोनों वर्गों की भुजाएं हमको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और दोनों वर्गों की भुजाएं हमारे पास नहीं है। अगर हमको इन दोनों वर्गों की भुजाएं प्राप्त हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में हम उनका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और उन क्षेत्रफलों के वर्गों का योग 468 दिखाकर एक द्विघात समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो हमको स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा बेटा, इसमें थोड़ी सी प्रिकॉशन भी बदल रखनी है, आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया है उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें जो दूसरे नंबर का वर्ग है उसकी भुजा को हम x मान लेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। देखो यहाँ लिखेंगे, माना कि दूसरे वर्ग की भुजा x मीटर है। ऐसा लिख सकते हैं आप, हिंदी में भी लिख सकते हैं, x मीटर है। इसी से मानना पड़ेगा बेटा। ठीक है, अब परिमाप क्या होता है, किसी भी रैखिक आकृति में परिमाप क्या होता है, उसकी भुजाओं का योग। ठीक है, तो देखो वर्ग में 4 भुजाएं और चारों समान है इस तरीके से। तो अगर हमने इसका परिमाप निकाला तो कितना हो जाएगा, 4x होगा, 4x। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर चलते हम इस कंडीशन में कि उनके परिमापों का अंतर। तो हम यहाँ लिखेंगे पहला वर्ग पहले वर्ग का परिमाप माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप। ठीक है बेटा, और इन दोनों वर्गों के परिमाप का जो अंतर है वो कितना दिया है हमको, 24 मीटर दिया है इस तरीके से। ठीक है, अब चलते हम यहाँ पर। देखो पहले वर्ग का परिमाप ये हमको निकालना है। इसी से हम दूसरे पहले और दूसरे वर्ग की भुजाएं निकाली। हमने तो क्या मान लिया है, दूसरे वर्ग की भुजा को क्या माना है, x माना है। ठीक है, तो दूसरे वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4x इस तरीके से। तो देखो यहाँ हम लिखेंगे पहले वर्ग का परिमाप माइनस 4x और बराबर से हो जाएगा 24। माइनस 4x का हम उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा पहले वर्ग का परिमाप बराबर से 24 प्लस हो जाएगा 4x इस तरीके से। ठीक है, पहले वर्ग का परिमाप, ठीक है, हमको चाहिए इसके लिए 4 गुणा भुजा बराबर से 24 प्लस 4x, 24 प्लस 4x। तो ये आ जाएगी बेटा क्या, पहले वर्ग की भुजा बराबर से 24 प्लस 4x
और बटे में आ जाएगा बेटा 4, इस तरीके से। ठीक है, हमने इस क्लू से, ये जो क्लू हमको दिया था, इस क्लू से हमने क्या किया, पहले वर्ग की भुजा प्राप्त कर ली और दूसरे वर्ग की भुजा हमने x मानी है। दोनों वर्ग की भुजा हमको प्राप्त हो गई तो हम चले जाएंगे किसमें कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 वर्ग मीटर है। इसमें जाकर हम एक द्विघात समीकरण बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं और क्या हो रहा है। तो 4 इसमें से कॉमन निकल रहा है बेटा, तो देखो 4 छंग 24, 4 एकम 4 और बटा हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, तो भुजा हमको प्राप्त हो गई 6 + x। ये पहले वर्ग की भुजा है। ठीक है, दूसरे वर्ग की भुजा हमने x माना है। यहाँ आपको सावधानी बरतना है बेटा, आप दूसरे वर्ग की भुजा x मीटर ही माने, क्योंकि आप जब यहाँ दूसरा वर्ग रखेंगे यहाँ परिमाप के लिए, ठीक है, तो ये वाला जो है माइनस में उधर जाके प्लस होगा। अगर आपने पहले वर्ग का परिमाप से स्टार्ट करते हैं और पहले वर्ग की भुजा x मानते हैं तो फिर आपको यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, वरना ये माइनस का चिन्ह जो है फिर ये डिस्टर्ब करेगा आपको। तो पहले वर्ग की भुजा 6 + x ले लिया। अब हम यहाँ बना लेंगे बेटा प्रश्नानुसार कंडीशन। ठीक है, तो क्या कह रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो बेटा हम यहाँ लिखेंगे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस फिर लिखेंगे दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, और दोनों के क्षेत्रफल का योग, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, यानी इन दोनों के क्षेत्रफल का योग कितना है, 468 वर्ग मीटर है। पहले वर्ग का क्षेत्रफल, तो पहले वर्ग की भुजा का वर्ग, तो ये बन गया बेटा कितना, x² प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तो दूसरे वर्ग की भुजा का वर्ग स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ आ जाएगा 6 + x का स्क्वायर और बराबर से हो जाएगा 468। ऐसा करके हम जो है यहाँ से इसको एक द्विघात समीकरण में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ आ रहा है आपका x² प्लस a + b का स्क्वायर, तो 6 का वर्ग 36, x का वर्ग इस तरीके से, और प्लस के साथ बेटा जो है वो तीनों का आप गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, तो यहाँ आ गया कितना 12x और बराबर से हो जाएगा कितना 468, इस तरीके से। ठीक है, x² और x² जोड़ लेंगे हम यहाँ पर, कितना हो जाएगा 2x²। ठीक है, फिर उसके बाद रखेंगे हम कितना 12x, ऐसा करके। ठीक है, 468 का अंदर पक्षांतर कर लेंगे, तो प्लस है हमारे पास 36, माइनस हो जाएगा 468 और बराबर से 0, इस तरीके से। ठीक है, 2x², 12x, बड़ी वाली राशि का चिन्ह माइनस और घटा देंगे बेटा। यहाँ पर देखो 8 में से 6 गया, कितना बचेगा 2, 6 में से 3 गया, 3 बचेगा, और 4 का 4 बराबर से 0। देखो इसमें 2 से डिवाइड होता है, ये 2 से भाग जाता है इसमें। ठीक है, बटा 2 और बटा 2। अगर 2 से डिवाइड होता है तो 2 से डिवाइड करने पर क्या बनेगा बेटा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ आ गया x²। 2 से डिवाइड किया तो 2 × 12x, माइनस 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा बेटा कितना 2 दूना 4, इस तरीके से 2 एकम 2 और 2 × 12 और बराबर से 0। ये बन जाएगा यहाँ पर क्या, द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर जो है बेटा देखो थोड़ा एक कट रहा है, आपको दिख रहा नहीं है। ठीक है, ऐसा करके तो ये वर्ग समीकरण द्विघात समीकरण बन गया। इसको जो है हम सूत्र मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो बेटा अब जो है हम यहाँ से शुरू करते, देखो सूत्र विधि से। तो a की वैल्यू जो हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 6 और c की वैल्यू हो जाएगी -216। ठीक है, सूत्र लेते हैं यहाँ, x = -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac और अपॉन में हो जाएगा 2 से x बराबर से -b पर 6 रख देते, -6 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में b² यानी 36, 6 का वर्ग 36 बेटा है ना, -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू हो जाएगी -216 और नीचे हो जाएगा 2 × 1। ठीक है,
x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस यहाँ आ गया 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 से गुणा कर देते बेटा, 4 छंग 24, 24 का 4 2, 4 एकम 4 और 2 6, इस तरीके से, ठीक है। और 4 दूना हो जाएगा 8, तो यहाँ हो रहा है बेटा कितना 864, और नीचे हो जाएगा 2 1 जा 2, -6 प्लस माइनस रूट में, ठीक है, 864 और 36 कितना हो रहा है 900, और बटे हो जाएगा 2, x बराबर से -6 प्लस माइनस 30, 900 का वर्गमूल 30 और बटा 2, ठीक है। अब जो है एक बार क्या ले लेंगे प्लस लेने पर, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -6 प्लस 32 और बटा 2, 30 सॉरी बेटा, ठीक है। x बराबर 30 में से 6 गया तो 24 बटा 2, 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, और यहाँ ले लेंगे बेटा क्या माइनस लेने पर x इज इक्वल टू -6 माइनस 30 और बटे 2, तो ये आ गया बेटा -36 बटे 2 इज इक्वल टू -18। क्या लेंगे हम यहाँ x बराबर से 12 लेने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो माना था, ठीक है, पहले वर्ग की भुजा, तो बेटा पहले वर्ग की भुजा हमारी थी x प्लस 6, और यहाँ रखेंगे 12 प्लस 6 कितनी 18 मीटर, और दूसरे वर्ग की जो भुजा थी, दूसरे वर्ग की भुजा ये हमने मानी थी बेटा x, तो ये आ जाएगी 12 मीटर। इस तरीके से आपका आंसर प्राप्त होगा। तो बेटा अब हमने प्रश्नावली 4.4 है ना द्विघात समीकरण की, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, इसमें से एक क्वेश्चन बिल्कुल परमानेंट आता ही है। तो इसमें हमने जो लिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले जो है हमको वो ये देखना पड़ेगा कि मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते। तो मैंने इसका एक वीडियो निकाल के रखा हूँ बेटा, है ना, इसका वीडियो जो है मैंने पहले निकाला हूँ, मूलों की प्रकृति और सूत्र से संबंधित एक पूरा वीडियो डाला है जिस पर आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले विविक्त कर हम इसका चेक करेंगे डिटर्मिनस, ठीक है। और उससे अगर हमको धनात्मक मान प्राप्त होता है या 0 मान प्राप्त होता है तो फिर मूल का अस्तित्व है, और फिर उसको हमको सॉल्व भी करना पड़ेगा। और अगर वहाँ पर हमको मूल जो है वो ऋणात्मक प्राप्त होता है, यानी विविक्ति कर जो है वो माइनस में प्राप्त होता है, तो ऐसी कंडीशन में मूलों का अस्तित्व नहीं माना जाएगा। फिर आपको इसके बारे में जो डिटेल आइलर प्रमेय वगैरह से 11th क्लास में आपको हल करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर तीनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसको जो है हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे और देखेंगे भी। देखो तो पहला मैं ले रहा हूँ इसमें से 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और आप यहाँ पर जो है मैच कर ले, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और b इज इक्वल टू -3, और c इज इक्वल टू 5, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले हम इसका विविक्ति कर देखेंगे, ठीक है। तो विविक्ति कर जो है डिटर्मिनस जिसको कहा जाता है वो हम d मान लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूँगा कि d इज इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। अब बेटा जो कुछ है वो d की प्रकृति पर निर्भर करेगा, द्विघात समीकरण की प्रकृति, ठीक है। तो b की वैल्यू जो है वो यहाँ -3 का कितना आ जाएगा स्क्वायर, -4, a यानी आ जाएगा 2, c यानी हो जाएगा 5, ठीक है। d इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 9, -4 2 × 8, और 8 पंचे 40, यहाँ 40 आ गया। तो d इज इक्वल टू बड़ी वाली राशि का चिन्ह माइनस, और 40 में से 9 गया तो यहाँ बचेगा बेटा कितना -31। देखो तो -31 जो है शून्य से छोटी संख्या है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि विविक्ति कर जो है
वो छोटा है किससे? शून्य से। ऐसी कंडीशन में मूल कैसे होंगे? अधिकल्पित प्राप्त होंगे। कैसे? अधिकल्पित मूल। ऐसा करके यहाँ ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पर, सेकंड वाला 3x² माइनस 4√3x और प्लस हो जाएगा 4 = 0। इसमें भी a बराबर से 3, b = माइनस 4√3 और c = हो जाएगा 4। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर जो है विविक्ति कर हम चेक कर लेंगे। तो d = क्या हो जाएगा? b² माइनस 4ac। d = b का स्क्वायर यानी कितना? -4√3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू हो जाएगी 3 और c की वैल्यू हो जाएगी 4। d = देखो इसका स्क्वायर कर लेते हैं बेटा, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, रूट स्क्वायर कैंसिल तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा और माइनस और माइनस का चिन्ह लेफ्ट से हो गया। -4 3 12 और 12 चौक 4 3 12 और 12 चौक कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, d = 16 3 48 और -48 बराबर से कितना आ गया? 0। अगर 0 आता है d = 0 तो मूल क्या होंगे बेटा? वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। और कैसे होंगे? समान होंगे। ठीक है, वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे। अब ये कहता है कि अगर मूल वास्तविक है और समान है तो उन्हें प्राप्त कीजिए। तो देखो हम यहाँ पर जो है इसको प्राप्त करते हैं, यहाँ पर जो है। ठीक है, तो मैं यहाँ फार्मूला ले लेता हूँ इस तरीके से। क्या फार्मूला हो जाएगा? x = थोड़ा इधर हमारे पास और जगह है, x = -b प्लस माइनस और रूट में d रख देंगे, क्योंकि d क्या है बेटा? d क्या है? b² माइनस 4ac है और d हम यही तो लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा नीचे ट्वाइस से x = -b प्लस माइनस d की वैल्यू रख देते हैं। d की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 0 इस तरीके से, और अपॉन में हो जाएगा ट्वाइस से। ठीक है, x बराबर से मान रख लेते हैं अब यहाँ -b की वैल्यू। ठीक है, तो -b की वैल्यू है हमारे पास -4√3। तो बेटा मैंने यहाँ माइनस पर रखा तो ये हो जाएगा +4√3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 और अपॉन में हो जाएगा 2 × a की वैल्यू कितनी है? 3, तो मैं यहाँ 3 रख दूंगा। तो ये बन गया 4√3 प्लस माइनस 0 और अपॉन में 6, ऐसा करके। तो क्या करेंगे बेटा हम यहाँ पर एक बार पॉजिटिव चिन्ह ले लेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा? 4√3 प्लस 0 और अपॉन में 6। ठीक है, तो ये आ गया 4√3 अपॉन में 6। यहाँ भाग जाता है, देखो 2 दूना 4 और नीचे आ जाएगा 2 3 6। ठीक है, लेकिन किताब में आंसर ऐसा नहीं है, वो इसका जो है परिमेयकरण करता है। तो आप चाहो तो इस तरीके का परिमेयकरण कर सकते हैं। यहाँ आ जाएगा √3 और अपॉन में भी √3 इस तरीके से। ठीक है, तो ये बन रहा है बेटा हमारे पास 2 √3 × √3 कितना हो जाएगा? 3 और नीचे कितना हो जाएगा? 3√3, तो 3 से 3 कैंसिल और यहाँ आ जाएगा 2√3 इस तरीके से। ठीक है, अब जो है वो यहाँ पर ले लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। तो माइनस चिन्ह यहाँ पर हम ले लेते, देखो यहाँ लिख लेंगे। आप क्या लिखोगे? माइनस चिन्ह लेने पर x = ठीक है, फिर से 4√3 माइनस 0 और अपॉन में 6, तो वही आएगा बेटा। ठीक है, 0 घटाने से कोई प्रभाव पड़ता है क्या? कभी नहीं। और यहाँ पर जो है हमने परिमेयकरण करके लिखा था, तो बिल्कुल वो ही जाएगा 2√3। इस तरीके से हमको दोनों मूल प्राप्त हो जाएंगे। तो बेटा हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, थर्ड वाला हमारे पास जो है। ठीक है, तो यहाँ जो है कितना है? 2x² माइनस 6x प्लस 3 = 0। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -6
और c की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, अब यहाँ से जो है हम इसका विविक्ति कर चेक करेंगे। तो d इज इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें बेटा मान रख लेते, बी स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर माइनस 4a यानी 2 और c यानी 3। d इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर बेटा प्लस 36 हो जाएगा, -4 दूना 8 और 8 3 कितना आ जाएगा 24। और d की जो वैल्यू हमको मिलेगी, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, कितना आ गया 12। कैसी संख्या है बेटा ये बड़ी है किससे, 0 से, धनात्मक संख्या है ना। तो हम यहाँ लिख सकते कि d का मान बड़ा है 0 से। ऐसी कंडीशन में क्या होंगे, मूल जो है वो वास्तविक होंगे, इसकी प्रकृति होगी। अब वास्तविक है तो हमको ज्ञात करना है, तो सूत्र ले लेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को d लिख सकते हैं अब डायरेक्ट, और अपॉन में हो जाएगा ट्वाइस से। ठीक है, -b की वैल्यू रख लेते हैं, -6 माइनस रखा माइनस पर तो +6 प्लस माइनस, और d की वैल्यू बेटा हमने निकाल के रखा है, कितना है यहाँ 12, यहाँ 12 रख लेंगे, और अपॉन में ट्वाइस। a की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 है, यहाँ 2 रख लेंगे। x बराबर से 6 प्लस माइनस, देखो यहाँ 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 3 12 लिख सकते हैं, और नीचे आ जाएगा 4। x बराबर से 6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 तो 2√3 और अपॉन में आ गया बेटा 4। अब आप जो है यहाँ प्लस ले लेंगे। ठीक है, प्लस लेने पर x बराबर से, देखो यहाँ पर 6 प्लस 2√3 और अपॉन में 4, 2 कॉमन निकल रहा है यहाँ से बेटा, 2 कॉमन निकला तो 3 और प्लस √3, और नीचे कितना है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच रहा है 3 प्लस √3 ऐसा करके। ठीक है, अब जो है क्या लेने पर, माइनस लेने पर, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2√3 और अपॉन में 4, 2 कॉमन निकाल लिया, बिल्कुल वैसे 3 माइनस √3 और अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ आ जाएगा 3√3। ये हमारे जो है वो क्या रहेंगे, आंसर रहेंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि मूल बराबर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसके बिना तो एग्जामिनेशन हॉल में जाना ही मत। ठीक है, ये बिल्कुल एक आएगा ही दोनों में से। देखो यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो हमने सबसे पहले लिया, पहला क्वेश्चन हम यहाँ से उठा रहे, ट्वाइस एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का विविक्ति कर। ठीक है, हम क्या मान लेंगे, d है। तो बेटा जब d निकालेंगे हम इसकी सबसे पहले, ठीक है, तो हम यहाँ निकालेंगे d, देखो क्या हो जाएगा, d क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस तरीके से, और यहाँ मान निकाल लेंगे, b इज इक्वल टू कितना है k है, ठीक है, c इज इक्वल टू कितना है 3 है, और a इज इक्वल टू कितना है 2 है। ऐसा करके मान रख लेता हूँ इसमें मैं, d इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है k, तो ये हो गया k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू जो है वो कितनी है 3 है। तो d इज इक्वल टू k स्क्वायर, 4 दूना 8 3 24, यहाँ 24 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब ये कहता है कि मूल क्या है, इसके बराबर है। तो मूल बराबर है, तो मूल बराबर है तो बेटा d क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ d के जगह वैल्यू रख देते, कितना k स्क्वायर माइनस 24 बराबर से 0, 24 का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर बराबर से 24 और k बराबर से हो जाएगा रूट में 24, और 24 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 चौक 24 लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो 6 चौके 24, k इज इक्वल टू 4 का वर्गमूल निकलता है, 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा √6, ये k का मान रहेगा इस तरीके से। इसी प्रकार से जो है वो अब हम यहाँ पर सेकंड देख सकते हैं। देखो सेकंड वाला क्या है, k x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, k x का अंदर गुणा कर लेते, क्या हो जाएगा k x स्क्वायर
के एक्स का अंदर गुणा करेंगे तो 2kx हो जाएगा बेटा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा इसमें, ए की वैल्यू k, बी की वैल्यू -2k और सी की वैल्यू हो जाएगी 6, इस तरीके से। ठीक है, इसमें भी विविक्ति कर चेक करेंगे तो b² माइनस 4ac ऐसा करके मान रख लेते बेटा। इसमें b² यानी -2k का स्क्वायर, ठीक है, -4, a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6 ऐसा करके। d इज इक्वल टू हल करते -2k का वर्ग यानी 4k² हो जाएगा और 6 चौक 24k हो जाएगा बेटा, ऐसा करके। अब जो है मूल बराबर है, मूल बराबर है तो कब होते हैं बेटा, जब विविक्ति कर क्या होता है 0 के बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ विविक्ति कर रख लेते 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या कॉमन निकलता है इसमें से, देखो यहीं से कॉमन निकालते हैं तो 4 कॉमन निकलता है और साथ में k भी निकलता है। क्या बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा बेटा k, ठीक है, यहाँ बचेगा 6 ऐसा करके और बराबर से 0। 4k बराबर से 0, k माइनस 6 बराबर से 0। पक्षांतर कर लेते, k इज इक्वल टू 0/4, k इज इक्वल टू 6। ठीक है, k इज इक्वल टू 0/4 यानी k इज इक्वल टू 0 और एक आ गया k इज इक्वल टू 6। ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ये यहाँ कट रहा है ये। ठीक है, फिर से लिख देता हूँ, k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा इस तरीके से।